डेट है आज 14 जून 2021। ये सब टॉपिक कवर करेंगे इस क्लास में हम। उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे जो कुछ स्टैटिक पोर्शन और करंट अफेयर पे बेस्ड होंगे। फर्स्ट टॉपिक है अपना उमलिंग ला। ये ला वर्ड जहाँ पे यूज हो जाए मतलब पास समझ लेना, पास हिंदी में दर्रा बोलते हैं। ये माउंटेन पास होता है, जैसे माउंटेन के बीच में से निकलने के लिए जगह सी बच जाती है, उसे बोलते हैं पास, दर्रा। ये कहाँ पे? लद्दाख में। अभी यहाँ पे एक रोड बनाया जा रहा है, 5793 मीटर अबव होगा सी लेवल से। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी ऊंची होगी? लगभग 5 किलोमीटर से भी ज़्यादा ऊंचाई पे रोड बनाया जा रहा है लद्दाख में। 54 किलोमीटर का होगा ये। और चिम ये चुसुमले और डैमचुक ये दो गांव हैं, विलेजेस, इनको कनेक्ट करेगा। और उमलिंगला एक पास है यहाँ पे जो पहाड़ियाँ हैं लद्दाख पे। और कौन बना रहा है इसको? BRO बना रही है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, बॉर्डर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर काम करती है, रक्षा मंत्रालय के अंदर। देखो बाकी सारी इंडिया में जो रोड बनते हैं उसे कौन बनाता है? जैसे नेशनल हाईवे बनाने हो तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट के अंदर काम करती है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट। लेकिन जो बॉर्डर पे रोड बनते हैं ना, जैसे ये अपना हिंदुस्तान है, ये बॉर्डर एरिया आ जाए इसका, ये बॉर्डर एरिया आ जाए, तो यहाँ पे जो रोड बनेंगे बॉर्डर एरियाज पे, उन्हें BRO बनाता है, ये ऑर्गेनाइजेशन जो रक्षा मंत्रालय के अंडर काम करता है। और जो ये रोड बनाया जा रहा है एक प्रोजेक्ट हिमांक है, प्रोजेक्ट हिमांक, इसके अंदर बनाया जा रहा है। ये लद्दाख में जो रोड बनाया जा रहा है उमलिंगला पास के पास। तो यही था इसमें। मैच द फॉलोइंग में कहीं पे पूछ ले तो उमलिंगला पास कहाँ पे? उमलिंगला पास लद्दाख में, याद रखना है। नेक्स्ट है चाइना श्रीलंका फ्रेंडशिप हॉस्पिटल ओपन्ड। चाइना ने अभी ग्रांट दिया है श्रीलंका को, कुछ मनी दिया, डॉलर दिए, $60 मिलियन दिया है चाइना ने ग्रांट के रूप में, अनुदान या दान के रूप में। तो यहाँ पे हॉस्पिटल खोला है एक श्रीलंका में, इसलिए न्यूज में है। बस आपको ये जगह याद रखनी है श्रीलंका में कहाँ खोला है। पोलोन्ना रूवा ये जगह का नाम है जहाँ पे खोला है। मैच द फॉलोइंग में कहीं पे यूपीएससी पूछ सकता है कि ये जगह कहाँ पे है, तो श्रीलंका में, याद रखना है। नेक्स्ट है NSG, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, एक फोर्स है ये, अभी न्यूज में है रिसेंटली। इसकी ब्लैक ड्रेस होती है, इसलिए इसे ब्लैक कैट भी बोलते हैं। ब्लैक कैट, ब्लैक कैट काली बिल्ली, ब्लैक कैट। इसके वर्दी पे जो ड्रेस है, यूनिफॉर्म है, इस पे साइन भी बना होता है ब्लैक कैट का। ये जो बनाई गई थी NSG, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, 1986 में पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एक्ट, उसके थ्रू बनाई गई थी। आपको इससे पहले पता ही है, जो इंदिरा गांधी जी थी प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया था। उसके बाद इंदिरा गांधी जी की मृत्यु कर दी थी, हत्याकांड हो गया था उनका, मतलब हत्या कर दी थी। दो सिख गार्ड थे उनके, सिख कम्युनिटी के, उन्होंने हत्या कर दी थी। उसके बाद से 1984 में ही सिख रियोट्स हो गए, दंगे प्रसाद हो गए हिंदू और सिख के बीच में। तो उसके बाद से ये जो टेररिज्म था भारत में फैल रहा था, इस आतंकवाद को रोकने के लिए एक फोर्स बनाई जिसका नाम है NSG। ये पूरे इंडिया में आतंकवाद को रोकने के लिए, टैकल करने के लिए काम करती है। और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय के अंडर काम करती है NSG, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। मतलब इसके सारे डायरेक्शन वगैरह कौन देता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो टेररिज्म को ये मिटाने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए इंडिया में काम करती है। इसके जो पर्सनल होते हैं, मतलब कर्मचारी, उनको ब्लैक कैट बोलते हैं कि उनकी यूनिफॉर्म ब्लैक है, इसके वजह से। नेक्स्ट है सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन स्कीम। ये रिसेंटली अभी न्यूज़ में है स्कीम। इसमें क्या है, अभी फंड रिलीज किया है स्कीम के लिए गवर्नमेंट ने, मतलब पैसे जारी किए हैं, मनी जारी की है। ये जो स्कीम है मैकेनाइजेशन स्कीम, सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन स्कीम, ये क्या काम करती है? ये काम करती है कि इसमें क्या है, जैसे अभी मान लो कहीं कहीं पे बिना ट्रैक्टर वगैरह यूज किए हुए या बिना मशीन्स यूज किए खेती होती है, एग्रीकल्चर होती है। तो वहाँ पे क्या है कि इससे जो प्रोडक्शन वगैरह कम होती है, मतलब प्रोडक्शन भी कम होती है और खेत में प्रोडक्टिविटी भी कम होती है, मतलब अनाज जो होते हैं वो कम होते हैं। तो इसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए, खेतों में मैकेनाइजेशन इंक्रीज करने के लिए, मशीन से खेती हो कि प्रोडक्टिविटी भी बढ़े, किसानों को आसानी भी हो, तो इसके लिए ये फंड रिलीज किया जाता है कि जिन किसानों के पास मशीन वगैरह नहीं है उन्हें या तो किराए पे मशीन दी जाए, जैसे रेंट पे दी जाए मशीन, या ट्रैक्टर ले जाएं 2 दिन के लिए खेत जोतने के लिए, कि किराए पे दे दिया, हाँ जी भाई साहब 100 रुपये दे देना आप 2 दिन के, या 200 रुपये, जैसे भी मतलब दाम रखते होंगे, किराए पे दे देते हैं। या फिर उन्हें मान लो खरीदने के लिए गवर्नमेंट सहायता करती है कि आप मशीन खरीदना चाहते हो, कोई ट्रैक्टर, ट्रॉली, या फिर आप कोई हेरोइन, कुछ भी मान लो
हैरो या फिर आप कल्टीवेटर कुछ भी खरीदना चाहते हो, मशीन जो खेतों में यूज़ होती हैं, कि उनके लिए आप इतने परसेंट कुछ परसेंट गवर्नमेंट पैसा देती है इनकी सहायता के लिए। तो यही सब कुछ होता है इसमें। तो डिटेल में पढ़ते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने ये स्कीम लॉन्च की थी 2014-15 में। इसमें क्या है, गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करती है। सब्सिडी का मतलब होता है एक तरह से सहायता, असिस्टेंस, हेल्प प्रोवाइड करती है, पैसों की हेल्प प्रोवाइड करती है। मान लो जैसे आपने देखा होगा कि जैसे आप राशन खरीदने जाते हो राशन शॉप पे, जो राशन कार्ड बना होता है, तो 3 रुपये किलो के हिसाब से आपको चावल दिए जाते हैं जो बीपीएल फैमिली के हैं, और 2 रुपये किलो के हिसाब से गेहूँ, वीट दिया जाता है, और 1 रुपये किलो के हिसाब से कोर्स ग्रेन जो मोटे अनाज होते हैं वो दिए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा। तो आप देखो इतना दाम मार्केट में थोड़ी ना इनका, चावल का 3 रुपये किलो, 2 रुपये किलो, अनाज का, ये वीट का, क्योंकि इनका तो दाम बहुत ज़्यादा है। यानी कि जो बाकी के पैसा वो गवर्नमेंट इन्हें सब्सिडी दे रही है, मतलब सहायता दे रही है, कम पैसे में उपलब्ध करा रही है। तो ये होती है सब्सिडी, सहायता, असिस्टेंस पैसों की। इसमें क्या है, गवर्नमेंट सहायता कैसे कर रही है। मान लो किसी किसान को एग्रीकल्चर इक्विपमेंट खरीदने हो, ट्रैक्टर, ट्रॉली वगैरह, कल्टीवेटर वगैरह, हैरो वगैरह कुछ भी खरीदना हो, तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, 40-50% जो पैसा है मशीन का वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। और जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं उनको 100% प्रोवाइड करती है, 100%। लेकिन मैक्सिमम लिमिट है इसकी 1.25 लाख, मतलब 1.25 लाख रुपए तक किसी भी किसान को दे देती है कि भाई साहब आप मशीन वगैरह खरीद लो खेत में, खेती करने के लिए, एग्रीकल्चर करने के लिए फील्ड में। तो इसमें एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने एक ऐप भी डेवलप किया हुआ है, मल्टीलिंगुअल मोबाइल ऐप। जैसे आपकी ऐप होगी, यूट्यूब की एक ऐप है, व्हाट्सअप की ऐप है, ऐसे एक ऐप है जिसका नाम है CHC, कस्टम हायरिंग सेंटर्स फार्म मशीनरी। इसमें क्या है, फार्मर्स को कनेक्ट किया जाता है, और वो जो भी मान लो कस्टम हायरिंग सर्विस सेंटर हैं कहाँ पे लोकेटेड है इनके बारे में जानकारी मिल जाती है। ये सेंटर वो होते हैं जहाँ से ये मशीन रेंट पे ले सकते हैं, किराए पे ले सकते हैं। मान लो खरीदना नहीं चाहिए, रेंट पे लेना चाहिए अपने खेत वगैरह में, मतलब कल्टीवेशन करने के लिए, क्रॉप कल्टीवेशन करने के लिए, खेती करने के लिए, तो यहाँ से मशीन किराए पे ले सकते हैं। तो ये इस ऐप पे सारी जानकारी मिलेगी। यहाँ पे कौन कौन सी मशीन है, मान लो कोई सेंटर बनाया हुआ है, यहाँ इस सेंटर पे कौन कौन सी मशीन है, आपको जो चाहिए इस सेंटर पे है या नहीं है, और कितना किराया लगेगा, सारा कुछ इस पे उपलब्ध होगा इस ऐप पे। इसका एम यही है, इस स्कीम का एम यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स होते हैं, मतलब जो छोटे किसान होते हैं, मान लो किसी के पास आधा खेत है, एक खेत है, वो छोटे किसान में आते हैं जैसे, तो वो मशीन वगैरह खरीदना नहीं चाहते, और ख़रीदने की कैपेसिटी भी नहीं होती उनके पास, कितना पैसा भी नहीं होता, कितनी कम ही तो ज़मीन है, और मान लो पैसा हो भी तो वो आधे खेत के लिए, मान लो आधा एकड़ है, हाफ एकड़, तो उसके लिए मशीन खरीद के करेंगे ही क्या। तो ऐसे फार्मर्स को मैकेनाइजेशन इंक्रीज करने के लिए ये स्कीम चलाई गई कि वो मशीन का यूज कर सकें, और मान लो रेंट पे लेना चाहें तो रेंट पे वो मशीन लेके अपनी खेती कर सकें। इसके ऑब्जेक्टिव मतलब यही लक्ष्य, और क्या क्या है इसके, यही हैं जो कस्टम हायरिंग सेंटर है इनको प्रमोट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा सेंटर हो जहाँ पे मशीन उपलब्ध हो, हाई टेक हब्स हो, हाई वैल्यू मशीन, हाई टेक टेक्नोलॉजी से बेस्ड मशीन हो, जिनसे क्या है, जो एडवर्स इकोनॉमिक, जो विपरीत आर्थिक जो इफेक्ट पड़ते हैं स्मॉल और मार्जिनल लैंड होल्डिंग पे, मतलब जो छोटे मान लो ऐसे खेत हैं, आधा खेत कहीं पे, थोड़ा सा खेत कहीं पे किसानों का, तो उनके लिए मैकेनाइजेशन उपलब्ध होगी, हाई टेक्नोलॉजी उपलब्ध होगी, तो इंडिविजुअल की जो हाई कॉस्ट लगती है खेती करने में वो कम लगेगी। तो ये मतलब इनपुट जो कॉस्ट है फार्मर्स की कम करना इसका मेन टारगेट है। इनपुट कॉस्ट जो खेती करने में जो कॉस्ट कीमत आती है उसको कम करना, ताकि किसानों को फ़ायदा हो सके, और लोगों में अवेयरनेस फैलाना इसके रिगार्डिंग, और कैपेसिटी बिल्डिंग एक्टिविटीज़ भी करना। मतलब किसानों को क्या है, इस स्कीम के अंतर्गत गवर्नमेंट ट्रेनिंग देती है कि खेती कैसे करनी चाहिए, कौन सी मशीन किस टाइम पे यूज़ होगी, और किस टाइम पे आप बीज लगाओगे, सीड लगाओगे ग्रो करने के लिए, ग्रो करने के लिए। इसमें टेस्टिंग वगैरह भी होती है, परफॉर्मेंस टेस्टिंग, और सर्टिफिकेशन भी प्रोवाइड किया जाता है एग्रीकल्चर मशीन्स के लिए, और सेंटर जो टेस्टिंग सेंटर होते हैं वहाँ पे जो लोकेटेड होते हैं मशीन्स वगैरह प्रोवाइड करने के लिए। गवर्नमेंट ने के मतलब एग्रीकल्चर के लिए कुछ और भी इनिशिएटिव लिए हुए हैं, और भी स्कीम चलाई हुई हैं, जैसे ये हैं, आप मेंस के आंसर में इन्हें लिख सकते हो। सब मिशन ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री स्कीम, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, ये सब हमने पढ़े हुए हैं। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना भी हमने पढ़ी हुई है।
मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, ये भी पढ़ा हुआ है हमने हॉर्टिकल्चर। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना भी हमने पढ़ी हुई है। फसल बीमा योजना भी हमने 2-3 दिन पहले ही पढ़ी है। परंपरागत कृषि विकास योजना ये नहीं पढ़ी है, ये इसलिए है कि ऑर्गेनिक खेती, परंपरागत का मतलब है ट्रेडिशनल जो खेती होती है, ये ऑर्गेनिक खेती, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर को प्रमोट करना, जो बिना केमिकल्स यूज किए, बिना जो केमिकल फर्टिलाइजर आता है ना, केमिकल खाद, उसको यूज बिना किए हुए खेती करना, उसे बोलते हैं ऑर्गेनिक खेती या परंपरागत कृषि। इसी के लिए ये योजना चलाई है कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडिशनल ऑर्गेनिक खेती हो। गोबर खाद, जो भैंस और गाय का गोबर वगैरह होता है उसको यूज करके, मतलब उसे बोलते हैं मैन्योर। जो ऑर्गेनिक खाद होता है ना उसे मैन्योर बोलते हैं, और जो केमिकल खाद होता है उसे बोलते हैं फर्टिलाइजर, केमिकल खाद को। तो फर्टिलाइजर ना यूज करते हो, मैन्योर यूज करें, गोबर खाद वगैरह। तो इसी में यही प्रमोट किया जाता है। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर फार्म मैकेनाइजेशन, जो यही स्कीम है जिसे हम पढ़ रहे हैं। अब इस स्कीम के बारे में थोड़ा और देख लेते हैं कि मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर क्या है। एक प्रोसेस है कि एग्रीकल्चर मशीनरी ज़्यादा से ज़्यादा यूज हो एग्रीकल्चर में। बस इसका यही टारगेट है कि जो फार्मर्स हैं एग्रीकल्चर करने के लिए मकैनाइ मशीन्स वगैरह यूज करें, और जिससे इस सेक्टर में भी इम्प्रूव आए और ज़्यादा से ज़्यादा मशीन भी प्रोड्यूस हो। लेवल ऑफ फार्म मकनाइजेशन क्या है अभी इंडिया में, मतलब कहाँ कहाँ पे कितनी मशीन यूज होती है इंडिया में। देखो इंडिया में अभी तक जो यूपी हरियाणा पंजाब है, यहाँ पे 40-45% तक मकनाइजेशन यूज होता है। मतलब जितने किसान यूज करते हैं मशीन, जैसे मान लो 100 किसान हैं, उनमें से सिर्फ 40-45% ही किसान मशीन्स वगैरह यूज करते हैं, बाकी के ऐसे ही करते हैं जी, बिना मशीन्स के खेती करते हैं। नेक्स्ट है सबसे ज़्यादा कौन से पूरे वर्ल्ड में कौन से स्टेट में मकैनाइजेशन है। यूएस में 95% तक किसान मशीन्स यूज करते हैं खेती करने के लिए। ब्राज़ील में 75% फार्मर्स। चाइना में 57%। इसके सिग्निफिकेंस क्या है, मशीन यूज़ करेंगे तो मतलब क्या इंपॉर्टेंस है इसकी। देखो मशीन यूज़ होगी तो जो लैंड है उसको अच्छे से यूज कर सकेंगे, फुल लैंड को। वाटर एनर्जी रिसोर्स को ऑप्टिमाइज कर सकेंगे, मतलब जितना पानी चाहिए इतना यूज करना। जैसे आप मान लो जो फुहारे वगैरह, स्प्रिंकलर एग्रीकल्चर, मतलब एग्रीकल्चर करने के लिए स्प्रिंकलर इरिगेशन होती है, स्प्रिंकलर इरिगेशन या आपका ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर ऐसी होती है, ये खेत में पाइप बिछा देते हैं और इन पाइप में ऐसे और छोटे छोटे पाइप लगे होते हैं, और इन पाइप से क्या है पानी निकलता रहता है। ये बारिश की तरह खेतों में होता है, जिससे पानी का यूटिलाइजेशन हो सकता है। और ड्रिप इरिगेशन क्या होती है, इरिगेशन का मतलब होता है सिंचाई, खेतों में पानी लगाना। ड्रिप इरिगेशन का मतलब है सिर्फ जो पेड़ लगे हुए हैं, यहाँ पे प्लांट वगैरह लगे हुए हैं, जैसे मान लो कोई फसल बो रखी है, तो इस डायरेक्ट ड्रिप इरिगेशन से क्या है जड़ों में पानी देते हैं, डायरेक्ट रूट में। स्प्रिंकलर में क्या ऊपर से पानी दे रहे हैं, पाइप बिछा दे ऊपर से बारिश की तरह बरस रहा है, लेकिन ड्रिप में क्या कहाँ से दे रहे हैं, रूट से। तो इसमें और भी ज़्यादा पानी की बचत होती है। तो ऐसे वाटर एनर्जी रिसोर्स का यूटिलाइजेशन करना, मैन पावर और अदर इनपुट सीड्स हैं उनका अच्छे से यूज करना, फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड वगैरह अच्छे से यूज करके प्रोडक्टिविटी को अधिक से अधिक करना, मैक्सिमाइज करना, ये इसका काम है, जिससे कि एग्रीकल्चर में जो किसान है उसको ज़्यादा फ़ायदा हो सके, मोर प्रॉफिटेबल हो सके एग्रीकल्चर। और अगर एग्रीकल्चर प्रॉफिटेबल होगी, ज़्यादा फ़ायदा होगा, तो रूरल जो एरियाज़ में लोग रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में, वो कृषि करने के लिए अट्रैक्टिव होंगे, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कृषि करना चाहेंगे अगर उन्हें फ़ायदा दिखेगा तो वहाँ के जो यूथ हैं बेरोज़गारी से बचेंगे, उन्हें रोज़गार मिलेगा, कृषि खेती करेंगे। तो इसलिए कृषि को प्रमोट करना काम है मैकेनाइजेशन का। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है जो, उसको भी अचीव करने के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर के थ्रू ये एक की ड्राइवर है मैकेनाइजेशन। नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है जी इसके, देखो इसके कुछ नेगेटिव यानी कि बुरे प्रभाव भी हैं। अगर मैकेनाइजेशन ज़्यादा से ज़्यादा यूज होगा तो क्या है, अभी जो लेबर यूज करते हैं, मान लो किसान को अपनी फसल काटनी है, ये फसल बन के तैयार हो गई, अब काटने का टाइम हो गया हार्वेस्टिंग का। काटने का मतलब है हार्वेस्टिंग का टाइम आ गया, अब इसे फसल को काटेंगे। तो अब इसमें क्या है, लेबर की यूज है, लेबर काटेगी। मान लो गेहूं खड़ा हो गया, लेबर काटेगी, 4-5 आदमी आएंगे काटेंगे। लेकिन अगर मशीन यूज़ करेंगे, मान लो मशीन यूज़ करें, काटने वाली जो मशीन होती है, तो इससे लेबर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, एक बंदा आएगा मशीन चलाएगा काट देगा। जो पहले अगर मान लो 4-5-10 आदमी जो जिनको रोज़गार मिलता था, उनका भाई साहब उनका तो रोज़गार छिन गया, यानी कि एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज होगी। इससे मैकेनाइजेशन से क्या होगा, रिड्यूस वर्कफोर्स हैंस डिक्रीजेज फार्म एम्प्लॉयमेंट, जो फार्म में खेत में रोज़गार मिलता है वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्या होगा, जब मशीन यूज होंगी
तो भाई साहब इनसे पॉल्यूशन भी तो इंक्रीज होगा, ये धुआं भी निकलता है इनसे, कार्बन इमिशन होगा, प्रदूषण फैलेगा, तो ये इसके नुकसान है। ये आप मान लो ये आ जाए, जैसे मैकेनाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए यूपीएससी में मेंस में, तो आप उनके नुकसान भी गिना सकते हो। यानी कि जैसे क्रिटिकली एग्जामिन लिखा होता है ना वर्ड, क्रिटिकली एग्जामिन करो, तो वहाँ पे उसकी कुछ बुराइयाँ भी लिखनी होती है मैकेनाइजेशन की। जैसे पूछे क्रिटिकली एग्जामिन करो, तो वहाँ पे नेगेटिव इम्पैक्ट भी लिख सकते हो ये वाले। चलते हैं नेक्स्ट पे, यही था इसमें। नेक्स्ट है वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम। इसका मतलब ये है एक राष्ट्र और एक ही राशन कार्ड। मतलब आप पूरे देश में कहीं पे भी जाओ एक ही राशन कार्ड होगा और कहीं से भी राशन खरीद सकते हो, जो बीपीएल फैमिली के होते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन के। अभी तक क्या, हर एक स्टेट गवर्नमेंट अपना अलग अलग निकालता है राशन कार्ड, अभी भी अलग अलग ही राशन कार्ड स्टेट गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करेगी, लेकिन उस पर एक नंबर होगा जो पूरे इंडिया में लागू होगा। मतलब कहीं से भी आप उसी राशन कार्ड से, कहीं से भी कोई से स्टेट से भी राशन कार्ड से राशन खरीद सकते हो, गेहूँ चावल जो गवर्नमेंट देती है आपको बीपीएल फैमिलीज़ को फ्री में। तो ये स्कीम को अभी इसलिए आई न्यूज़ में क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने वेस्ट बंगाल को कहा है कि भाई साहब वैसे ही कोविड-19 की महामारी चल रही है, लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, कुछ माइग्रेंट पीपल हैं आपके यहाँ पे आते हैं काम करने के लिए, आप उन्हें राशन दो। मतलब जो भी बेनिफिशियरी हैं माइग्रेंट वर्कर जो बंगाल में काम करने के लिए जाते हैं, तो वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम है, इसके अंतर्गत आप राशन दो। क्योंकि वेस्ट बंगाल में झारखंड बिहार आसपास के इलाके से वहाँ पे काम करने के लिए लोग जाते हैं कुछ लोग, तो उनको राशन नहीं मिल रहा है वहाँ पे। तो ये इसलिए कहा है क्योंकि अभी ऐसे कुछ स्टेट बचे हैं जो वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम जिन्होंने अभी इम्प्लीमेंट नहीं की है। जैसे उनमें से हैं वेस्ट बंगाल ने अभी इम्प्लीमेंट नहीं की है, स्कीम लागू नहीं की है, असम ने नहीं की है, छत्तीसगढ़ ने नहीं किया और दिल्ली ने नहीं की है। तो इन्होंने अभी लागू नहीं किया, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वेस्ट बंगाल में जो पीपल हैं उन्हें आप राशन दो, जो माइग्रेंट पीपल हैं यहाँ पे आसपास के जो स्टेट हैं नौकरी करने के लिए आते हैं यहाँ पे। जो बैकग्राउंड क्या है, कोर्ट ने क्या है ये स्यूमोटो एक्शन लिया है। स्यूमोटो को मतलब होता है ऑन इट्स ओन, मतलब किसी दूसरे आदमी ने पिटीशन याचिका रिक्वेस्ट नहीं की है, कोई याचिका नहीं डाली है, पिटीशन नहीं डाली है, खुद ही अपने आप जब कोर्ट हियरिंग लेता है, कोर्ट आदेश देता है, उसको बोलते हैं स्यूमोटो। तो स्यूमोटो एक्शन लिया है। क्यों, माइग्रेंट जो वर्कर हैं जो यहाँ पे काम करने के लिए जाते हैं उनकी प्रॉब्लम्स और मिजरी, उनकी परेशानी और दुख को देखते हुए ये एक्शन लिया है सुप्रीम कोर्ट ने। अब ये स्कीम क्या है थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम, ये क्या है, जो भी इसके बेनिफिशियरीज हैं, मतलब जिनके पास भी कार्ड होता है बीपीएल फैमिलीज़ का बिलो पॉवर्टी लाइन, दो तरह के होते हैं, पिंक येलो टाइप के होते हैं, मतलब कलर होते हैं पिंक येलो, और जो एपीएल कार्ड होते हैं अबव पॉवर्टी लाइन उनके ग्रीन कलर होता है, जनरली ग्रीन कलर, और इनका पिंक और येलो होता है। तो ऐसे जो बीपीएल फैमिलीज़ के हैं जो माइग्रेंट वर्कर हैं उन्हें क्या है, जो पीडीएस के थ्रू पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है जिसके थ्रू राशन मिलता है हर महीने, तो ये राशन अपनी चॉइस से कहीं से भी ले सकें। तो जो बेनिफिट्स क्या होगा इससे बेनिफिट ये होगा, अभी तक क्या है जैसे जिस स्टेट में रहते हैं और जिस एरिया में रहते हैं वहीं से वो एक राशन शॉप से राशन खरीदते हैं, लेकिन अगर ये स्कीम क्या है पूरे इंडिया में आप कहीं से भी राशन खरीद सकते हो। इसकी वजह से क्या है, डिफरेंट स्टेट में जब भी कोई नौकरी करने जाता है, मान लो माइग्रेंट वर्कर है कहीं पे काम ढूंढने के लिए गया, तो वहीं से वो राशन ले सकता है, उसे अपने यहाँ पे राशन लेने के लिए आने की ज़रूरत नहीं है, तो कहीं से भी ले सकता है फूड ग्रेन्स, इससे ये फ़ायदा होगा। इसके और भी सिग्निफिकेंस होंगे, इम्पोर्टेंस। अभी क्या है, अगर एक राशन शॉप से वो लेते हैं तो करप्शन के चार्जेज होते हैं, जो मान लो राशन वगैरह प्रोवाइड करते हैं ना, करप्शन करते हैं, या तो वो बेकार राशन लेके आएंगे, या राशन नहीं देंगे, या कम देंगे, या किसी महीने नहीं देंगे, तो ये कुछ देखने को मिलता है इसमें। तो अगर ये वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम इम्प्लीमेंट होगी, कहीं से भी राशन लग सकेंगे, तो ये एक शॉप पे डिपेंड नहीं होंगे। एक जो पीडीएस शॉप होती है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन शॉप होती है जहाँ से राशन मिलता है, या विलेज एरियाज़ में तो गांव में आके राशन बांटते हैं, विलेज एरियाज़ में, रूरल एरियाज़ में जो गांव के इलाके होते हैं, लेकिन शहर के इलाके में एक शॉप होती है पीडीएस शॉप, वहाँ से जाके राशन लेना पड़ता है। तो अगर वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम होगी, किसी भी शहर में वो रहते हो कहीं से भी राशन ले सकते हैं, जो उन्हें शॉप अच्छी लगे कि हाँ यहाँ पे सही राशन मिलता है, यहीं से लेंगे हम, तो करप्शन भी इससे कम होगा। स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है वन नेशन वन राशन कार्ड का, देखो स्टैंडर्ड फॉर्मेट का मतलब है जब भी राशन कार्ड बनाया जाएगा तो स्टेट गवर्नमेंट एक 10 डिजिट का एक नंबर देंगी, उसमें 10 डिजिट का नंबर होगा, और ये बाईलिंगुअल फॉर्मेट में होगा राशन कार्ड, मतलब दो लैंग्वेज में होगा। एक तो आप लोकल लैंग्वेज यूज़ कर सकते हो, जैसे मान लो पंजाब का एग्जाम्पल लो, वहाँ पे लोकल लैंग्वेज क्या है पंजाबी, तो एक तो पंजाबी यूज़ कर सकते हो राशन कार्ड में लिखने में, मतलब नाम वगैरह जो लिखा होता है, जो भी मतलब घर में सदस्य हैं जिनका राशन कार्ड है उनका पंजाबी में आप
यूज कर सकते हो पंजाबी लैंग्वेज लिखने के लिए। दूसरी लैंग्वेज यूज करोगे या तो हिंदी या इंग्लिश, आपकी मनमर्जी, या तो हिंदी यूज करो या इंग्लिश यूज करो। तो 2 लैंग्वेज में आपको ये राशन कार्ड बनाना होगा। 10 डिजिट का राशन कार्ड नंबर होगा एक, जैसे आधार कार्ड नंबर होता है ना, ऐसे ही 10 डिजिट का एक राशन कार्ड नंबर होगा। उसमें पहले 2 डिजिट होंगे, जो फर्स्ट टू डिजिट होंगे, जो पहले 2 नंबर होंगे वो स्टेट कोड होंगे, मतलब उससे पता चलेगा हाँ ये किस स्टेट का राशन कार्ड है। नेक्स्ट 2 डिजिट होंगे, अगले 2 जो नंबर होंगे उससे पता चलेगा कि राशन कार्ड का नंबर। और इससे क्या है, नेक्स्ट जो अगले 2 नंबर होंगे, नेक्स्ट 2 डिजिट, ये क्या स्पेसिफाई करेंगे, ये स्पेसिफाई करेंगे कि यूनिक नंबर, एक यूनिक नंबर आईडी होगी हर एक राशन कार्ड होल्डर की, जिसका भी राशन कार्ड होगा, तो ये यूनिक आइडेंटिटी नंबर को डिस्क्लोज करेंगे, बताएंगे। तो यही था इसमें। चलते हैं नेक्स्ट पे। पाक पासिस बिल टू लेट जाधव अपील। पाकिस्तान की बात हो रही है। पाकिस्तान ने अभी एक बिल पास किया है, आईसीजे रिव्यू एंड रिकंसिडरेशन बिल 2020। ये बिल पास किया है। इससे क्या है, जो कुलभूषण जाधव इंडिया के आदमी है जी, ये नेवी के ऑफिसर थे, रिटायर्ड ऑफिसर, इसको गिरफ्तार कर लिया था पाकिस्तान की आर्मी ने। तो इनको लेकिन प्रिजन में डाल दिया और डेथ सेंटेंस दे दी, मतलब इन्हें मृत्यु की सज़ा सुना दी कि फांसी लगाई जाएगी। लेकिन इंडिया ने अपील की आईसीजे में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, तो रोक दी गई इनकी। लेकिन पाकिस्तान क्या है, कंसुलर एक्सेस नहीं दे रहा था। कंसुलर का मतलब है कि इंडिया के जो ऑफिसर होते हैं, जैसे पाकिस्तान में भी एम्बेसडर होंगे, उनके नीचे जो ऑफिसर होते हैं कंसुलर बोलते हैं। तो जब भी कोई बाहर के देश का कोई आदमी गिरफ्तार होता है तो यहाँ पे एक फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है कि उस देश के आदमी उससे मिल सके, लेकिन पाकिस्तान मिलने नहीं दे रहा था। तो इसलिए पाकिस्तान ने बिल पास किया कि भाई साहब हम मिलने देंगे कुलभूषण जाधव से, आपको राइट टू अपील करने का अधिकार दिया जा रहा है इस बिल के द्वारा। तो इसलिए न्यूज़ में आया। ये हैं जी कुलभूषण जाधव, देख सकते हो, इनको गिरफ्तार किया हुआ है। ये बिल यही अलाउ करेगा, कंसुलर एक्सेस देगा जाधव को। ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने भी अपने जो डिसीजन दिया था उसमें भी बोला था। इशू क्या है, इशू यही है, जाधव जो 51 ईयर ओल्ड रिटायर्ड इंडियन नेवी ऑफिसर हैं, जिनको पाकिस्तान की मिलिट्री ने गिरफ्तार कर लिया था अप्रैल 2017 में। और इन पे क्या आरोप लगाए, चार्जेस क्या लगाए, इन पे आरोप लगाए कि ये एस्पियोनेज कर रहे हैं और टेररिज्म फैला रहे हैं, कि ये जासूसी कर रहे हैं और पाकिस्तान में आतंकवाद फैला रहे हैं, ऐसा आरोप लगाया। आप सोचो, जो पाकिस्तान खुद टेररिज्म को प्रमोट करता है वो ऐसे आरोप लगा रहा है। खैर, इंडिया ने फिर अप्रोच किया आईसीजे को, क्योंकि इसने क्या है, पाकिस्तान ने डेथ सेंटेंस दे दी थी, मृत्यु की सज़ा सुना दी थी मिलिट्री कोर्ट ने, वहाँ की ने। तो इंडिया ने अप्रोच किया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आप जानते हो यूनाइटेड नेशन का एक ऑर्गन है, जिसका हेग में हेडक्वार्टर है। तो इसने पाकिस्तान के अगेंस्ट गए, इंडिया ने अप्रोच किया कि पाकिस्तान क्या है, कंसुलर एक्सेस नहीं दे रहा, कि हमारे ऑफिसर को जाधव से मिलने की अनुमति नहीं दे रहा है पाकिस्तान, और डेथ सेंटेंस को चैलेंज किया आईसीजे में। फिर आईसीजे ने अपना डिसीजन सुनाया कि पाकिस्तान जो मिलिट्री कोर्ट ने डिसीजन दिया था कुलभूषण जाधव के अगेंस्ट, इसको रोक दिया कि पाकिस्तान को क्या है, अपना जो भी डिसीजन लिया इसको रिव्यू करना चाहिए, रिकंसिडर करना चाहिए, ऐसा आईसीजे ने बोला जुलाई 2019 में। तो पाकिस्तान ने ठहराव लगा दिया, और आईसीजे ने यह भी बोला कि कंसुलर एक्सेस भी दिए जाए इंडिया को, मतलब बिना डिले के, विदाउट फर्दर डिले, बिना देरी किए हुए इंडिया के ऑफिसर को जाधव को मिलने की अनुमति भी दी जाए। तो यही था, आईसीजे ने यह बोला था कि इस्लामाबाद क्या है, पाकिस्तान क्या है, अभी जो आर्टिकल 36 है वियना कन्वेंशन का, एक वियना कन्वेंशन है जो कंसुलर रिलेशन के बारे में एक मीटिंग हुई थी 1963 में, जिसी को बोलते हैं वियना कन्वेंशन। ये वियना में होती, ऑस्ट्रिया एक यूरोप में देश है, उसकी कैपिटल है वियना, वहाँ पे मीटिंग हुई थी 1963 में। तो एक ट्रीटी है, ये संधि है। तो ये संधि क्या है कि कंसुलर जो एम्बेसडर वगैरह होते हैं या कंसुलर रिलेशन होते हैं, जो भी इनसे रिलेटेड जो भी राइट हैं उनको प्रोटेक्ट करती है। तो आईसीजे ने ये बोला कि भाई साहब, आप इस ट्रीटी के जो वियना कन्वेंशन है इसके भी आप आर्टिकल 36 को वॉयलेट कर रहे हो, पाकिस्तान आप इसका उल्लंघन कर रहे हो, ये आईसीजे ने बोला। कि इसलिए जो जाधव को आपने अरेस्ट किया है इमीडिएटली जो कस्टडी में डाल दिया पाकिस्तान की आर्मी ने, और कस्टडी में डाल भी दिया और इंडिया को इन्फॉर्म भी नहीं किया, क्योंकि इस ट्रीटी के अनुसार अगर आप किसी दूसरे देश के आदमी को गिरफ्तार करते हो तो तुरंत दूसरे देश, जिस देश का वो आदमी है, उसको सूचना देनी पड़ती है, इन्फॉर्म करना पड़ता है। लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया। और इससे जो वियना कन्वेंशन है ये
इससे भी रिलेटेड है, और जो एम्बेसडर वगैरह होते हैं उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, उनसे भी रिलेटेड आता है। तो वियना कन्वेंशन आपको याद रखनी है, किससे, कंसुलर रिलेशन से या एम्बेसडर रिलेशन से, या कोई दूसरा देश दूसरे देश के आदमी को गिरफ्तार कर ले तो उसको कंसुलर एक्सेस देना पड़ता है। तो इस सबसे रिलेटेड है वियना कन्वेंशन जो 1963 में हुई थी। तो पाकिस्तान ने इसका वॉयलेशन किया, उल्लंघन किया। तो इंडिया को आपने राइट टू कम्युनिकेट नहीं दिया, डिप्राइव किया, वंचित रखा, कि उसके कम्युनिकेट करने का अधिकार वंचित रखा, जाधव को से मिलने नहीं दिया, उसे कैद में रखा, डिटेंशन रखा। तो आईसीजे ने यही डिसीजन दिया कि भाई साहब अपनी डेथ सेंटेंस, जो अपने मृत्यु की सज़ा सुनाई है, उसको रोको और कंसुलर एक्सेस दो। पूरा डिसीजन अभी पता लगाने दो कि मामला है क्या, कि वो आतंकवाद यहाँ पे फैला भी रहे थे नहीं, पूरा डिसीजन उसके बाद लेना। अब पढ़ते हैं आईसीजे क्या है। हमने ये देख लिया कुलभूषण जाधव के बारे में क्या क्या केस था। आईसीजे क्या है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये 1945 में यूनाइटेड नेशन के द्वारा, यूनाइटेड नेशन चार्टर था, जो यूनाइटेड नेशन चार्टर का मतलब है इसके रूल्स वगैरह यूनाइटेड नेशन के, जो 1945 में बना था इंटरनेशनल पीस एस्टेब्लिश करने के लिए, कि आगे सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद थर्ड वर्ल्ड वार ना हो, तीसरा विश्व युद्ध ना हो, और पूरे विश्व में शांति बने रहे, सबको डेमोक्रेसी हो सारी कंट्रीज़ में। ये कुछ टारगेट थे यूनाइटेड नेशन के। इसी का रूल बुक है यूनाइटेड नेशन चार्टर। उसके अकॉर्डिंग आईसीजे बनाया गया, 1945 में एस्टेब्लिश किया गया, फाउंड किया गया, सेटअप किया गया, बनाया गया इसको। और 1946 से इसने काम करना स्टार्ट कर दिया आईसीजे ने। ये ऑर्गन है, प्रिंसिपल ऑर्गन, जुडिशियल ऑर्गन है। 6 ऑर्गन है, आपको पता ही होगा, 6 अंग है, 6 अंग, 6 ऑर्गन बोल लो, या 6 ऑर्गन, 6 अंग बोल लो, हिंदी में अंग बोलते हैं यूनाइटेड नेशन के। और बहुत सारी स्पेशलाइज एजेंसी हैं, जिन ऑर्गन्स में से, अंग में से, 6 अंगों में से एक ये भी है आईसीजे। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, नीदरलैंड की कैपिटल हैग में। नीदरलैंड कहाँ पे है जी, नीदरलैंड है आपका कहाँ पे, यूरोप में एक कंट्री है, जिसको पीस पैलेस भी बोलते हैं, पीस पैलेस, शांति का महल। ये एक प्रिंसिपल ऑर्गन है, जो 6 ऑर्गन्स में से सिर्फ अकेला ही ऐसा है जिसका न्यूयॉर्क से बाहर हेडक्वार्टर है। वरना जो 6 ऑर्गन में से 5 ऑर्गन है ना यूनाइटेड नेशन के, उनके सबके हेडक्वार्टर, जैसे यूएनएससी हो गया, यूएनजीए हो गया, इन सब के हेडक्वार्टर कहाँ पे, यूएसए के, अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में है, और इसका ही बस बाहर है। नेक्स्ट है, ये क्या करता है, ये जो भी कंट्रीज होती हैं, स्टेट्स का मतलब है कंट्री देश के बीच में जो भी डिस्प्यूट होता है, विवाद होता है, उनको निपटाता है, और एडवाइजरी ओपिनियन भी देता है, सलाह भी देता है यूएनएससी को। यूनाइटेड नेशन के जो ऑर्गन है, बाकी के ऑर्गन है और या स्पेशलाइज एजेंसी हैं, उनको एडवाइस भी देता है। नेक्स्ट, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसमें देखो 15 जज होते हैं, 15 जज होते हैं इस कोर्ट में, 15 जज, जिनको 9 साल के लिए इलेक्ट किया जाता है, चुनाया जाता है। कौन चुनते हैं, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा इनको इलेक्ट किया जाता है। ये सारे इनके जो मेंबर हैं यूएनजीए के, यूएनएससी के, ये वोट करते हैं साइमल्टेनियसली बट सेपरेटली, मतलब एक साथ करते हैं लेकिन अलग अलग वोट करते हैं। और जो भी इसमें क्या है, मेजोरिटी चाहिए, वो एब्सोल्यूट मेजोरिटी चाहिए किसी को भी इलेक्ट करने के लिए, कैंडिडेट को। कहने का मतलब ये है कि 50% से ज़्यादा मेंबर यूएनजीए के और यूएनएसए के, मतलब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के और सिक्योरिटी काउंसिल के 50% से ज़्यादा मेंबर अगर वोट कर देंगे तो उस मेंबर को इलेक्ट कर दिया जाता है जज इसका। और इसमें 9 साल के लिए इलेक्ट किया जाता है, लेकिन हर 3 साल में, एवरी 3 ईयर्स में 1/3 मेंबर इलेक्ट किए जाते हैं। मतलब 5 जज हर 3 साल में इलेक्ट किए जाते हैं, 5 मेंबर। और कोई जज मान लो रिटायर हो गया तो वो री इलेक्ट भी किया जा सकता है, मतलब दोबारा से उसको इलेक्शन किया जा सकता है। और जैसे कोई भी मान लो इसके मेंबर कंट्रीज हैं यूनाइटेड नेशन के, वो अपना कैंडिडेट रखते हैं और उनके बारे में मतलब वोट होती है, सब लोग वोट करते हैं। और वो जो भी जज इलेक्ट होगा उस कंट्री के, जैसे मान लो इंडिया कोई अपना जज नॉमिनेट कर दिया कि ये इलेक्शन लड़ेगा आईसीजे में जज के लिए, तो इंडिया वो उस जज को यहाँ पे भेजेगा जो इंडिया में हाईएस्ट कोर्ट में जज बन सकता है, यानी कि इंडिया के सुप्रीम कोर्ट में जज बनने की जिसकी एलिजिबिलिटी है वही आईसीजे में जज बन सकता है। तो ये भी चीज़ याद रखनी है आपको। इसका एक रजिस्टर है जी, जिसमें कुछ रूल लिखे हुए हैं, और वो रजिस्टर क्या है, जितने भी इसके काम काज होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के आईसीजे के, वो 2 लैंग्वेज में होते हैं, इंग्लिश और फ्रेंच। तो इसकी लैंग्वेज भी याद करनी है कि ऑफिशियल लैंग्वेज का है इंग्लिश और फ्रेंच। इसके जो 15 जज आते हैं वो डिफरेंट रीजन से आते हैं, जैसे कि 3 जज आते हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट से, 3 एशिया से, और 2 आएंगे लैटिन अमेरिका और कैरेबियन से। लैटिन अमेरिका और कैरेबियन ये बोलते हैं, ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, इस वाले रीजन को बोलते हैं ये लैटिन अमेरिका, बीच वाले रीजन को, और यहाँ पे कैरेबियन सी है ये वाला। आप इसे बड़े में देखना चाहो तो देख लो,
यहाँ पे क्या है, ये कैरिबियन सी है, ये वाला कैरिबियन सी के आसपास जो कंट्रीज हैं उनको कैरिबियन कंट्रीज बोलते हैं। तो इसमें 2 जज जाते हैं यहाँ से लैटिन अमेरिका और कैरिबियन रीजन के आसपास से, 2 जज जाते हैं ईस्टर्न यूरोप से। ईस्टर्न यूरोप है ना, ये वाला पार्ट, ये वाले पार्ट की बात आ रही है, ये ईस्टर्न यूरोप, ये वाला पार्ट। और बाकी के 5 जज आते हैं वेस्टर्न यूरोप और अदर नेशन से। ये बाकी के जो 5 जजेज हैं वेस्टर्न यूरोप और अदर स्टेट्स यानी कंट्रीज से आते हैं। जज की इंडिपेंडेंस क्या है, मतलब जज को क्या क्या आज़ादी है। एक तो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ये कोर्ट, इसमें क्या है, किसी गवर्नमेंट के कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं होते। जैसे बाकी के यूनाइटेड नेशन के जो भी ऑर्गन है या स्पेशलाइज एजेंसी है सबके मेंबर होते हैं ना, ऐसे इसमें कोई गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव नहीं होते। इसमें इलेक्शन होता है जज का इंडिपेंडेंटली। तो ये इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, अपनी ड्यूटी परफॉर्म करते हैं, पावर को अपनी को इम्पार्शलिटी के साथ और कॉन्सेंसली के साथ पावर को एक्सरसाइज करते हैं। इम्पार्शली का मतलब है बिना किसी पक्षपात के, बिना कोई डिस्क्रिमिनेशन के। इसका जुरिस्डिक्शन और फंक्शन क्या है, मतलब इसके क्या क्या पावर हैं। 2 पावर हैं इसके, एक तो लीगल डिस्प्यूट को सॉल्व करता है, किसी स्टेट्स के बीच में हो, किसी कंट्रीज़ के बीच में मान लो कोई विवाद हो रहा हो, उस झगड़े को निपटाना। और दूसरा एडवाइजरी ओपिनियन देना यूनाइटेड नेशन की ऑर्गन्स को और कोई भी स्पेशलाइज एजेंसी है। नेक्स्ट इसका क्या काम है, जो भी मेंबर यूनाइटेड नेशन का मेंबर है, जो भी कंट्री कोई देश इसका यूनाइटेड स्टेट्स का मेंबर है, मतलब यूनाइटेड नेशन का संयुक्त राष्ट्र का मेंबर है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का, केवल उस मेंबर का ही डिस्प्यूट ये सुन सकता है। या फिर जो इस कोर्ट का आईसीजे के कोर्ट का कुछ रूल है, स्टैच्यूट है, लॉ है, जो उसका पार्ट है, जिसने इस रूल बुक पे साइन किए हैं, उस कंट्री का ही डिस्प्यूट सुनेगा। या फिर जो भी आईसीजे का जुरिस्डिक्शन मानता है उसका ये डिसीजन सुनता है। मतलब जो इसके मेंबर नहीं है ना, यूनाइटेड नेशन के कई सारे मेंबर ऐसे यूनाइटेड नेशन के मेंबर नहीं है, उनका नहीं सुनता है ये। इसका जजमेंट फाइनल होता है एंड बाइंडिंग ऑन द पार्टीज टू ए केस एंड विदाउट अपील। कहने का मतलब ये है, एक बार अगर आईसीजे ने कमिटमेंट कर दी तो फिर ये सिर्फ अपने आप की सुनता है, किसी और की नहीं सुनता। कहने का मतलब ये हो गया, इसका जजमेंट बिल्कुल फाइनल होता है, एक बार दे दिया तो दे दिया, और बाइंडिंग होता है, बाध्यकारी होता है। जो भी कंट्रीज़ का डिस्प्यूट है वो मानना ही होता है, और बिना किसी अपील के, कोई अपील नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, ये जैसे इसने कमिटमेंट करती अपने आप की सुन सकता है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये दोबारा से जजमेंट का रिव्यू कर सकता है खुद ही चाहे तो। मान लो कोई इसे नए फैक्ट मिल गए, कोई नए सबूत मिले, प्रूफ मिले उस केस के रिगार्डिंग, तो दोबारा से रिव्यू कर सकता है या इंटरप्रिटेशन कर सकता है, दोबारा से अर्थ निकाल सकता है कुछ भी, और दोबारा से डिसीजन को रिव्यू कर सकता है बस। लेकिन इसके डिसीजन के खिलाफ अपील नहीं की जा सकती, विदाउट अपील, और फाइनल होता है और बाइंडिंग होता है। ये चीज़ याद रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी। स्क्रैपेज का मतलब है व्हीकल को, गाड़ी वाहन कोई भी है उसको डिस्ट्रॉय करना, नष्ट करना, बिल्कुल तोड़ देना। तो जो फाइनेंस मिनिस्टर है हमारी, कॉरपोरेट अफेयर्स मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी, उन्होंने कहा है कि इस व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी को एक्सपेडाइटिंग किया जाए। एक्सपेडाइटिंग का मतलब है टू इम्प्लीमेंट सून, जल्दी से जल्दी इसे लागू किया जाए, जल्दी से जल्दी। एक्सपेडाइटिंग का मतलब है जल्दी से। ये देख सकते हो जी आप, निर्मला सीतारमन, आपने नहीं देखी हैं तो ये हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, और कॉरपोरेट अफेयर्स मिनिस्टर भी अभी यही हैं, 2 मंत्रियों के कार्यभार संभाल रही हैं ये। अब ये व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी है क्या, ये जानना ज़रूरी है। ये पॉलिसी ये है, मान लो कोई 15 साल से पुराना कॉमर्शियल व्हीकल है और 20 साल से पुराना कोई प्राइवेट व्हीकल है, जैसे आपकी प्राइवेट गाड़ी है, कार है कोई घर की, या फिर कोई बिजनेस के लिए यूज होता है व्हीकल, कंपनी वगैरह के पास जो व्हीकल होते हैं उनकी उम्र है 15 साल, और बाकी के जो प्राइवेट व्हीकल हैं 20 साल। इनसे ज़्यादा के व्हीकल दोबारा से अगर रजिस्ट्रेशन कराने आते हैं तो उनका फिटनेस टेस्ट होगा, तभी उनका रजिस्ट्रेशन होगा, और उसकी फ़ीस भी इंक्रीज़ कर दी है। अगर दोबारा से रजिस्ट्रेशन कराना होता है किसी का भी 15 साल 20 साल से पुराने जो व्हीकल होते हैं, 20 साल प्राइवेट व्हीकल के लिए, 15 साल कॉमर्शियल व्हीकल के लिए। कॉमर्शियल जो कंपनी वगैरह के जो गाड़ियाँ होती हैं जो ट्रांसफ़र करने के लिए, मतलब जो माल वगैरह होता है उसको दूसरे स्टेट में, दूसरे डिस्ट्रिक्ट वगैरह में पहुंचाने के लिए यूज होते हैं जो व्हीकल। तो इनको अगर दोबारा 15 साल के बाद रजिस्टर कराना है तो इनकी फ़ीस बढ़ाती कि इनको ज़्यादा डबल ट्रिपल फीस देनी पड़ेगी। और अगर मान लो ये अपने व्हीकल को डिस्ट्रॉय करते हैं 15 साल और 20 साल के बाद, प्राइवेट व्हीकल के लिए 20 साल और 15 साल कॉमर्शियल व्हीकल के लिए, तो इन्हें क्या है, अगर दोबारा से नया ये व्हीकल खरीदेंगे, मतलब कोई भी कार गाड़ियाँ खरीदेंगे, तो इन्हें रोड टैक्स में रिबेट मिलेगा। देखो जब भी आप कोई भी गाड़ी खरीदने जाते हो, कार वगैरह कुछ भी, तो उस पर रोड टैक्स लगाती है गवर्नमेंट, तो उसमें रिबेट का मतलब है कुछ छूट दे दी जाएगी 25% की।
और 15% की दे दी जाएगी कॉमर्शियल व्हीकल के लिए। ये तो पर्सनल व्हीकल कोई खरीदना चाहता है तो 25% रोड टैक्स में इतनी छूट दी जाएगी, और कॉमर्शियल व्हीकल में 15% दी जाएगी। जैसे मान लो अगर 100 रुपये टैक्स लग रहा है तो उस पर 25% छूट होगी, पर्सनल व्हीकल के लिए 75% ही, मतलब 75 रुपीज़ टैक्स लगेगा, और 15% इसमें लग गई तो 85 रुपये ही टैक्स लगेगा। तो इस तरह से कुछ इंसेंटिव दिए जा रहे हैं इसमें। लेकिन इशू क्या है इसमें, परेशानी क्या है इस पॉलिसी में? परेशानी ये है लिमिटेड इंसेंटिव एंड पुअर कॉस्ट इकोनॉमिक्स फॉर ट्रक। इसमें जो फ़ायदे दी जा रहे हैं बहुत ही लिमिटेड है, कम है, और जो कॉस्ट लगाई जा रही है ट्रक वगैरह की बहुत ही कम लगाई जाती है। इससे क्या है, जो लैक ऑफ एड्रेसेबल वॉल्यूम्स फॉर अदर सेगमेंट है उनकी भी कमी है। और जैसे 15 ईयर ओल्ड जो व्हीकल होते हैं उनको स्क्रैपिंग करने के लिए प्रमोट करना चाहती है गवर्नमेंट। प्रमोट क्यों करना चाहती है? क्योंकि इनसे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। जैसे डीजल इंजन के जो व्हीकल हैं 15 साल 20 साल से पुराने हो जाते हैं, इनसे क्या है इंजन खराब सा ही हो जाता है बिल्कुल, तो फिर ये पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा इमिशन होता है, इनसे प्रदूषण बहुत ज़्यादा करते हैं, धुआं वगैरह में कार्बन बहुत ज़्यादा निकलता है। इसलिए ऐसे व्हीकल को डिस्ट्रॉय यानी कि स्क्रैप करना चाहती है गवर्नमेंट। तो इसके परेशानी क्या है, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम एक ये भी है कि कोई 15 साल पुराना अपना स्क्रैप करना चाहता है, तुड़वाना चाहता है, दे देगा कबाड़ में तोड़ दो जी दे दो। उसकी क्या है वैल्यू 70,000 लगभग लगाते हैं एक व्हीकल की, जो जैसे स्मॉल कार वगैरह हो गई, छोटी कार वगैरह हो गई। लेकिन अगर उसे वो बेचे, वो उसे स्क्रैप ना करवाए, किसी आदमी को बेच दे, तो वो 95,000 रुपये लगभग उसे वैल्यू मिलती है। अब आप ही बताओ, उसे 95,000 रुपये मिल रहे हैं, अगर किसी आदमी को बेचेगा तो वो 70,000 में क्यों लेगा? 70,000 में क्यों देगा? कबाड़ में क्यों अपने व्हीकल को तोड़वाएगा? तो एक ये भी परेशानी है, बहुत से लोग अनअट्रैक्टिव होंगे, नहीं तोड़वाना चाहेंगे। अब आपके मन में चल रहा होगा कि 95,000 में खरीदेगा कौन, और जब 15 साल की लिमिट रख दी गवर्नमेंट ने तो फिर दूसरा आदमी क्यों खरीदेगा? इसलिए खरीदेगा, देखो ज़्यादातर जो स्ट्रिक्ट लॉ फॉलो होता है कहाँ पे होता है? शहरों में। जो विलेज एरिया होते हैं, रूरल एरियाज़, मान लो कोई रूरल एरियाज़ में, ग्रामीण क्षेत्र में अपना व्हीकल भेज दें, तो वहाँ पे लोकल एरियाज़ में चलाने के लिए व्हीकल को यूज कर सकते हैं। वो 15 साल से भी ज़्यादा, 20 साल से भी ज़्यादा खरीद लेंगे वहाँ पे लोग, और उन्हें 95,000 में मिल रही है। अगर वो खरीदने जाए नई गाड़ी तो 4-5 लाख 10 लाख की मिलती है गाड़ी, तो उन्हें 95,000 में मिल जाएगी, तो इसलिए वो भी खरीद लेंगे और इन्हें भी फ़ायदा होगा 20-25 हज़ार का, तो इसलिए वो लोग खरीद लेते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, नीड ऑफ द आवर, क्या ज़रूरत क्या है फिर इस पॉलिसी को? देखो इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा तो फिर BS6 व्हीकल्स जो आ रहे हैं उनका बेनिफिट नहीं होगा इम्प्लीमेंट करने का। BS6 का मतलब है भारत स्टेज 6। ऐसे व्हीकल आते हैं जिनसे कुछ पॉल्यूशन कम होता है, सल्फर डाइऑक्साइड कम निकलता है, जिनसे कम पॉल्यूशन होता है। तो ऐसे व्हीकल अभी उतारे जा रहे हैं मार्केट में, तो इनका कोई फ़ायदा ही नहीं होगा जब तक ये स्क्रैप नहीं होंगे जो पुराने व्हीकल हैं। तो इसको इम्प्लीमेंट करना इस पॉलिसी को ज़रूरी है। नेक्स्ट एक फैक्ट है इससे रिलेटेड कि जैसे व्हीकल स्क्रैपिंग करने की पॉलिसी है, ऐसी शिप रिसाइकलिंग करने के लिए कन्वेंसन है, इंटरनेशनल कन्वेंसन, कि जो भी शिप होते हैं पानी के जहाज उन्हें दोबारा से रिसाइकल किया जाए, उनके लिए इंटरनेशनल शिप रिसाइकलिंग कन्वेंसन है, एक ट्रीटी है, संधि है, एग्रीमेंट है, जिसको हांगकांग कन्वेंसन भी बोलते हैं। तो हांगकांग कन्वेंसन किससे रिलेटेड है? यूपीएससी सिर्फ इतना पूछ लेगी और ऑप्शन में दे देगी 4 छोटे छोटे से ऑप्शन। आपको याद रखना हांगकांग कन्वेंसन शिप रिसाइकलिंग से रिलेटेड है। शिप रिसाइकलिंग, पानी के जहाज को दोबारा से रिसाइकल करना। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है यूरोपियन स्पेस एजेंसीज एनविजन मिशन टू वीनस। यूरोपियन की स्पेस एजेंसी है, जैसे हमारे इंडिया की इसरो है जो सैटेलाइट वगैरह भेजती है, ऐसे यूरोपियन कंट्रीज़ ने मिलकर एक एजेंसी बनाई हुई है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, शॉर्टकट में ES से बोलेंगे। इसने एक वीनस है जो यानी कि शुक्र ग्रह है, उस पर एक मिशन जाएगा, इसका एक ग्रह मतलब सैटेलाइट जाएगा एनविजन नाम का, ये जाएगा। तो अभी न्यूज़ में ये 2030 के लगभग जाएगा। 2030 का मतलब हुआ होता है 2030 से लेके 2039 तक का जो ये ईयर है, जो ये पीरियड है, मतलब 2030, 31, 32, 33 से लेके 39 तक, 39 तक कभी भी ये भेजा जा सकता है वीनस पे ये मिशन। अब ये मिशन क्या है इसके बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं। ये एनविजन मिशन ऐसा कुछ होगा जी, ऐसा सैटेलाइट वगैरह भेजेंगे जो ऑर्बिटर होगा, वीनस जो ग्रह है उसके चारों ओर घूमेगा, ऑर्बिट करेगा, ऑर्बिट का मतलब है चारों ओर घूमेगा। इसमें नासा भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, मतलब नासा भी थोड़ा बहुत इसमें सहायता कर रहा है ESA की एनविजन मिशन में। ये मिशन को लॉन्च करने के लिए किस रॉकेट पर लॉन्च किया जाएगा? एरियन 6 नाम का रॉकेट है, उससे लॉन्च किया जाएगा, जिसे पहुंचने में 15 महीने लगेंगे वीनस पे। और ऑर्बिट करने के
ऑर्बिट करने के और 16 महीने लगेंगे, ऑर्बिट करने के, जो वीनस मिशन मतलब वीनस ग्रह के चारों ओर ऑर्बिट करेगा। ये रॉकेट होगा जी ऐसा कुछ, इसमें ऊपर रखे ये मिशन भेजा जाता है, बाद में ये रॉकेट वापस अर्थ की तरफ आने लगता है, लेकिन एटमॉस्फेयर में ये अर्थ से ऊपर स्पेस में, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या होता है, फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन की वजह से यानी कि घर्षण, उसकी वजह से ये टूट जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, आग सी लग जाती है इसमें, और इसके कुछ पार्टिकल होते हैं वो आके समुद्र वगैरह में गिर जाते हैं, ओशंस वगैरह में, और कुछ पार्टिकल क्या है, कुछ रह जाते हैं एटमॉस्फेयर में या अर्थ के चारों ओर घूमने लगते हैं। तो ये अर्थ के चारों ओर टूटे टूटे टुकड़े इसके घूमने लगते हैं, उसी को डेब्रिस बोलते हैं, स्पेस डेब्रिस, यानी कि कचरा, स्पेस में जो कचरा होता है वो डेब्रिस बोलते हैं। तो ये इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं जी, इसके लक्ष्य क्या हैं, इसके ऑब्जेक्टिव ये हैं कि जो वीनस प्लैनेट है उसके एटमॉस्फेयर की सरफेस की स्टडी करना, अध्ययन करना, कि वहाँ का जो वातावरण है उस पर कौन कौन सी गैस हैं उसको स्टडी किया जाएगा। और इसमें रेडार भी प्रोवाइड कर रहा है एक नासा, जो नासा क्या है, यूएसए की एक स्पेस एजेंसी है, अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, इसमें हेल्प प्रोवाइड कर रही है, जिसमें रेडार प्रोवाइड कर रही है जो इमेज लेने के लिए काम में आएगा इस वीनस मिशन में। नेक्स्ट क्या है, क्या और भी मिशन भेजे गए हैं वीनस पे? जी हाँ बिल्कुल, हमने पहले भी पढ़ चुके हैं इसके बारे में। नासा ने रिसेंटली अनाउंस किए हैं 2 मिशन, एक डाविंसी प्लस और वेरिटास, ये वीनस पे जाएंगे, शुक्र ग्रह पे। पहले इससे पहले ईएसए ने भी भेजा जा चुका है एक मिशन, वीनस एक्सप्रेस, 2005 से 2014 के बीच में ये मिशन भेजे थे, और एटमॉस्फेयर रिसर्च वगैरह पे ही इसमें फोकस किया था, और वॉल्केनिक हॉटस्पॉट, वहाँ पे कुछ ज्वालामुखी फटते हैं या प्लानिट का सरफेस कैसा है वीनस का, ये सब जानकारी जुटाने के लिए मिशन भेजे थे। पहली बार स्पेस क्राफ्ट वीनस पे भेजे थे वो सोवियत यूनियन ने भेजे थे, यूएसएसआर, रसिया का पहले नाम था, रूस का यूएसएसआर, सोवियत यूनियन शॉर्टकट में बोलते थे। इसने वेनेरा सीरीज़ के भेजे, और नासा ने भी मैगलेन मिशन भेजे 1990 से लेकर 1994 के बीच में। जापान ने भी एक मिशन भेजा, अकात्सुकी मिशन, यूपीएससी इतना पूछ लेगा, अकात्सुकी, मैगलेन, वेनेरा, ये क्या है? ये मिशन है जो वीनस पे गए थे, शुक्र ग्रह पे, इतना याद रखना है। अब साइंटिस्ट क्यों चाहते हैं वीनस को स्टडी करना, क्यों क्यों भेजते हैं यहाँ पे मिशन, क्या कारण है? कारण ये है कि अर्थ और वीनस दोनों क्या है, डिफरेंटली फॉर्म में इवॉल्व हुए थे, लेकिन क्या है, रफली इनका सेम साइज है, शुक्र ग्रह और अर्थ का लगभग सेम साइज है, और उनकी कंपोजिशन है जो सेम है, मतलब गैस वगैरह जो यहाँ पे पाया जाता है लगभग सेम है, लेकिन वीनस फिर भी और प्लानिट से हॉटर है, और सबसे हॉटेस्ट प्लानिट है, सबसे ज़्यादा गर्म कोई ग्रह है तो वीनस है। इसकी हीट, यहाँ के जो क्लाउड है, थिक क्लाउड है वीनस पे, बहुत ही गहरे बादल हैं, उनकी वजह से इसका जो टेम्परेचर है सबसे ज़्यादा है, क्योंकि बादल क्या है, एब्जॉर्व कर लेता है, यहाँ पे जो क्लाउड क्या है, गैस का क्लाउड है, गैस के बादल बने हुए हैं, वो एब्जॉर्व कर लेते हैं टेम्परेचर को, जो सन से हीट आती है, और इस वजह से यहाँ पे सबसे ज़्यादा टेम्परेचर है, लगभग 741 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे टेम्परेचर है इसके एटमॉस्फेयर का। नेक्स्ट क्या है, ये मिशन से क्या क्या क्वेश्चन ढूंढना चाहते हैं ये साइंटिस्ट? एक तो ये ढूंढना चाहते हैं वीनस की हिस्ट्री, वीनस कैसे बना, और अर्थ के बारे में भी कुछ जानकारी जुटा पाएंगे, और जो ग्रीन हाउस गैस का इफेक्ट है वीनस पे, ये किस तरह से काम कर रहा है, इसके बारे में। अब वीनस जियोलॉजिकली एक्टिव था क्या पहले, मतलब इस पर कोई एक्टिविटी होती थी, जैसे अर्थ पे एक्टिविटी होती है, भूकंप आता है, वोल्केनो आते हैं, साइक्लोन आते हैं, क्या वीनस पे भी ऐसा कुछ आता था? तो इसका भी जानकारी जुटा रहे हैं कि यहाँ पे लाइफ थी या पहले नहीं, यहाँ पे ओशन थे या नहीं थे, ऐसी जानकारी जुटाना। कहने का मतलब ये है, अगर एक वर्ड में मैं बोलूँ, यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ, मेन तो ये रीजन होता है, ये रिसर्च वगैरह करने का साइंटिस्ट का, कि ब्रह्मांड कैसे बना, कैसे ओरिजिन हुआ लाइफ का, ये सब ढूंढना होता है। अर्थ लाइक प्लानिट है जी, एक्सो प्लानिट वगैरह होते हैं, इनको भी डिस्कवर करना, या टेरेस्ट्रियल जो प्लानिट्स हैं इनके बारे में स्टडी करना, कैसे एवोल्यूशन हुआ इन ग्रह का, जो पृथ्वी हैं, शुक्र हैं, इनका एवोल्यूशन कैसे हुआ, इसकी जानकारी जुटाने में मदद मिले, इसलिए मिशन वगैरह भेजते हैं जी वीनस वगैरह पे और किसी ग्रह पे। अब वीनस के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, वैसे ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं स्पेशल लेक्चर में भी, थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। देखो, सबसे नज़दीक हमारे सोलर सिस्टम में मरकरी है, फिर वीनस आता है दूसरे नंबर पे, फिर अर्थ है, फिर मार्स है, फिर मार्स और जुपिटर के बीच में ये एस्टेरॉयड बेल्ट है, और यहाँ पे सीरस एक छोटा प्लानिट है, और ये आपका ये सैटर्न है, उसके बाद ये यूरेनस है, नेपच्यून है, और ये प्लेटो पहले ग्रह था 2006 से पहले, लेकिन 2006 के बाद इसे छोटा ग्रह डिक्लेयर कर दिया, स्मॉल प्लैनेट। अब ये ग्रह की कैटेगरी में नहीं आता, बस 8 ही ग्रह हैं हमारे।
और प्लैनेट के बाद ये कूपर बेल्ट है, ये छोटे छोटे से ऑब्जेक्ट हैं। और यहाँ पे मेक एक छोटा ग्रह और एक एरिस है, एक ये भी छोटा प्लैनेट है। तो ये सबसे नज़दीक मरकरी है, बुध ग्रह, लेकिन सबसे ज़्यादा टेम्परेचर वीनस का। उसका कारण ये है क्योंकि वीनस पे बहुत ज़्यादा CO2 मिलती है, और CO2 आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है, यानी कि ये एब्जॉर्व करती है बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, इसकी वजह से सबसे ज़्यादा वीनस का टेम्परेचर है। तो ये अर्थ के जैसा है वैसे तो देखने में। और मून के बाद, चंद्रमा के बाद सबसे सेकंड लेवल पे ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है वीनस, शुक्र ग्रह। मतलब इनकी कोई अपना प्रकाश तो होता नहीं है, सूर्य के प्रकाश से ही चमकते हैं, जो सूर्य का प्रकाश आता है लाइट आती है। ऐसे ही मून का कुछ खुद का तो कोई लाइट नहीं है जैसे सन से निकलती है, लेकिन सन की जो लाइट पड़ती है मून पे उसी से ये चमकता है मून भी। ऐसे ही वीनस भी चमकता है लेकिन हमें दिखाई नहीं देता। इट अपीयर्स ब्राइट, किसके कारण ब्राइट चमकता है? क्योंकि इसका थिक क्लाउड वगैरह बने हुए हैं, गैसेस क्लाउड, जो लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं, जिनकी वजह से ये चमकता है। और ये सेकंड क्लोजेस्ट प्लैनेट है सन का, मरकरी के बाद। और अर्थ का ट्विन भी बोला जाता है इसे, जुड़वा, क्योंकि अर्थ के इसका बल लगभग सिमिलर साइज है, बिल्कुल लगभग सेम सा साइज है अर्थ के जैसा। लेकिन अर्थ से वीनस कैसे डिफरेंट है? पहला तो ये यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और इसका एटमॉस्फेयर बहुत ही थिक है, जिसकी वजह से हीट बहुत ज़्यादा है, लगभग 471 डिग्री सेल्सियस का यहाँ पे तापमान रहता है इसके। तो एक तो डिफरेंस ये हो गया। नेक्स्ट क्या है, ये मरकरी के बाद क्लोजेस्ट प्लानिट है, मरकरी के बाद दूसरा, उसके बाद आते हैं जी ये अर्थ वगैरह। तो नेक्स्ट क्या डिफरेंस है, वीनस क्या है, सन अपने अक्ष पे, वीनस घूमता है अपने अक्ष पे कैसे? क्लॉकवाइज ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में। और अर्थ आपको पता है अपने अक्ष पे यानी कि अपने एक्सिस पे एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, घड़ी की विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घूमती है, वेस्ट टू ईस्ट एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन वीनस कैसे घूमता है? शुक्र ग्रह क्लॉकवाइज। दो ही ग्रह हैं जो क्लॉकवाइज घूमते हैं अपने अक्ष पे, जो वीनस है और एक यूरेनस है। ये दो ग्रह हैं, यूरेनस और वीनस, शुक्र ग्रह और यूरेनस दो ग्रह हैं। यानी कि जो सूरज के चारों ओर रिवॉल्यूशन करते हैं, देखो अपने अक्ष पे घूमना, अपने एक्सिस पे घूमना के लिए वर्ड यूज करते हैं रोटेशन, और हिंदी में करते हैं घूर्णन। और सन के चारों ओर के लिए करते हैं रिवॉल्यूशन। और परिक्रमण हिंदी में वर्ड यूज करते हैं, परिक्रमण या रिवॉल्यूशन। तो रिवॉल्यूशन तो ये ऐसे ही करते हैं जैसे अर्थ करती है, लेकिन अपने अक्ष पे ये क्लॉकवाइज में घूमता है। और वीनस में क्या है, अपना कोई मून नहीं है, जैसे अर्थ के पास मून है ना चंद्रमा, ऐसा वीनस के पास कोई मून नहीं है। समझ गए? तो ये भी आपको याद करना है इसमें। तो यही था बस इसमें आज के टॉपिक। अब हम क्वेश्चन करेंगे इस पे बेस्ड। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, इसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट दी हुई है, आपको करेक्ट बताना। पहली कह रही है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन केवल और केवल पूरे ग्लोबल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की एक ऐसी बॉडी है, ऑर्गेनाइजेशन है, एक अकेली ऑर्गेनाइजेशन है, ओनली ग्लोबल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो इंटरनेशनली ट्रेड वगैरह के रिगार्डिंग रूल्स वगैरह बनाती है कि नेशंस के बीच में कैसे व्यापार होगा, राष्ट्र के बीच में, देशों के बीच में कैसे व्यापार होगा। तो ये ग्लोबल रूप में पूरे वर्ल्ड के लिए जो रूल वगैरह बनाती है, केवल इकलौती ये ऑर्गेनाइजेशन है। 1995 में बनाया था इसको, 1 जनवरी 1995 में। इससे पहले गेट हुआ करता था, गेट को रिप्लेस कर दिया इसने, और गेट को हटा के ये बना दिया 1995 में 1 जनवरी को WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और मराकेश एग्रीमेंट हुआ था, एक समझौता, उसके अंडर बनाया गया था। इंडिया भी इसका फाउंडिंग मेंबर है, जब WTO बना था तब से इसका मेंबर है, सदस्य है इंडिया भी। आपको करेक्ट बताना है कौन सा है, पहला तीसरा, दूसरा तीसरा, ऑल ऑफ द अबव। जी हाँ, डी करेक्ट आंसर है, सारे के सारे हैं। पूरे ग्लोबल लेवल पे देखो एक ही ऑर्गेनाइजेशन है WTO, पूरे वर्ल्ड के लिए जो रूल्स वगैरह ट्रेड के लिए बनाती है। बाकी छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन है वो छोटे छोटे रीजन के लिए बनाती हैं, वरना पूरे ग्लोब के लिए यही बनाती है। नेक्स्ट है डाविंसी प्लस, अभी आज ही पढ़े हमने। डाविंसी प्लस और वेरिटास मिशन किससे रिलेटेड है ये आपको बताना है। इनसे क्या है, कॉमर्शियल स्पेस क्राफ्ट पावर्ड बाई बायोफ्यूल, ये बनाए जाते हैं। क्या कोई स्पेस क्राफ्ट बनाया जाता है जिससे बायोफ्यूल यूज होता है? या फिर टू टेक ए टूरिस्ट टू स्पेस सक्सेसफुली, इससे टूरिस्ट वगैरह जो होते हैं स्पेस में लेके जाए गए हैं। या फिर वीनस कंपोजिशन की स्टडी करने के कोई ये मिशन है जिससे शुक्र ग्रह के बारे में जानकारी जुटाई जा सके, शुक्र ग्रह में भेजे जाने वाले मिशन है क्या? लार्ज स्केल सर्वे ऑफ एक्सोप्लैनेट जो होते हैं हमारे सोलर सिस्टम से, जो बाहर प्लानट अर्थ, मतलब अर्थ वगैरह का जो सोलर सिस्टम है उससे बाहर जो ग्रह होते हैं प्लानट, उनके बारे में स्टडी करने के लिए मिशन है क्या? जी हाँ, सही सोचा आपने, स्टडी वीनस कंपोजिशन, ये नासा के मिशन है, इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। पॉली क्रैक टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग स्टेटमेंट दी है, आपको करेक्ट बताना है कौन सा है।
पहली स्टेटमेंट कर रही है इट इज़ द वर्ल्ड फर्स्ट पेटेंटेड हेट्रोजीनस कैटालिटिक प्रोसेस। ये पूरे वर्ल्ड का पहला ऐसा जिसे पेटेंट मिला हुआ है इस टेक्नोलॉजी को। ये हेट्रोजीनस कैटालिटिक प्रोसेस है। हेट्रोजीनस का मतलब इसमें डिफरेंट डिफरेंट केमिकल्स वगैरह यूज होते हैं जो कन्वर्ट करता है मल्टीपल फीड स्टॉक को किस में, हाइड्रोकार्बन लिक्विड फ्यूल में, गैस में, कार्बन में, वाटर में, ये कन्वर्ट कर देता है, बदल देता है उनको केमिकल्स को। ये पॉलीक्रैक प्लांट क्या होते हैं, कैन बी फेड विद ऑल टाइप्स ऑफ प्लास्टिक, ई वेस्ट, ऑर्गेनिक वेस्ट। मतलब इनमें प्लास्टिक, ई वेस्ट और ये ऑर्गेनिक वेस्ट यूज किए जा सकते हैं। इनसे वाटर, कार्बन गैस वगैरह बनाई जा सकती हैं इस टेक्नोलॉजी के थ्रू। ये पॉलीकैरिक प्लांट एक पौधा नहीं है, कोई पेड़ पौधे समझो, मतलब ये एक तरह से प्लांट सेटअप किया जाता है, फर्म वगैरह जिसमें मशीन्स वगैरह होती हैं और इनको डाल के इसमें गैस वगैरह में कन्वर्ट किया जाता है। ये प्रोसेस होता है क्लोज लूप सिस्टम होता है ये प्रोसेस, जो कोई हजार्डस पोल्यूटेंट इमिट नहीं करता है एटमॉस्फेयर में। कोई नुकसान वाले, हजार्डस का मतलब है नुकसान वाले प्रदूषक तत्व होते हैं जो प्रदूषण फैलाते हैं, ऐसे कोई पोल्यूटेंट ये इमिट नहीं करता है। आपको बताना करेक्ट कौन सा है, पहला, दूसरा, पहला तीसरा, दूसरा तीसरा या ऑल ऑफ द अबव। जी हाँ, डी करेक्ट आंसर है, सारे के सारे करेक्ट हैं। चलते हैं नेक्स्ट पे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी पूछती है एप्लीकेशन बेस्ड टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीफ, मतलब इलेक्शन कमीशन के रिगार्डिंग स्टेटमेंट दिए, करेक्ट बताना है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। ये अपनी सैलरी और जितने भी अलाउंसेस मिलते हैं वो इनको जो सुप्रीम कोर्ट के जज को मिलते हैं उनके बराबर ही मिलते हैं इन्हें सैलरी वगैरह। नेक्स्ट कह रहा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के लिए ऑफिसर की जो टर्म होती है वो 4 साल की होती है, मतलब 4 साल के लिए नौकरी होती है इनकी। नेक्स्ट कह रहा है जो कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर होता है वो इनके बिजनेस के लिए, मतलब जो भी बिजनेस वगैरह होता है, कोई काम करना होता है, वो ये कमेटी अलोकेट करती है कि ये या काम करो। आपको बताना है कौन सा सही है, पहला, दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा या पहला, तीसरा। देखो जी, तीसरा तो बिल्कुल गलत है। ये कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर क्यों करेगी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो इंडिपेंडेंट ऑफिस है, इंडिपेंडेंट ये बॉडी है, एक आज़ाद बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ये खुद अपने बिजनेस वगैरह खुद अलोकेट करते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं खुद ही करते हैं जी अपने बिजनेस वगैरह क्या करना है। और ये भी गलत है, इनका टर्म 6 ईयर होता है जी, 6 ईयर या 65 ईयर, तो ये बिल्कुल गलत हो जाता है। पहला ही बिल्कुल करेक्ट है, तो ए आंसर करेक्ट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट कह रहा है जी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपको करेक्ट बतानी है। पहली स्टेटमेंट क्या बोल रही है, पहली स्टेटमेंट बोल रही है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, पार्लियामेंट को पावर देता है कि ये किसी भी स्टेट्स के बीच में ट्रेड को रेस्ट्रिक्ट कर सकता है पार्लियामेंट चाहे तो। कोई क्यों, पब्लिक इंटरेस्ट के आधार पे ये किसी भी बीच ट्रेड को रोक सकता है किसी भी स्टेट के बीच में, लेकिन कोई लॉ ऐसा नहीं बना सकता पार्लियामेंट के जो क्या है आर्बिट्ररी कोई भी प्रेफरेंस लगाता हो स्टेट के ऊपर, मतलब अपनी मनमर्जी से कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकता पार्लियामेंट। तो आपको बताना है कौन सा करेक्ट है, पहला, दूसरा या दोनों सही या दोनों गलत। दोनों सही है जी। पब्लिक इंटरेस्ट में कोई भी पार्लियामेंट लॉ बना सकता है ट्रेड को रोकने के लिए, और लेकिन कोई आर्बिट्ररी लॉ ऐसा नहीं बना सकता, संविधान में जो पावर दी है वही बना सकता है। नेक्स्ट क्या है आपको बताना है, फर्स्ट लॉ कमीशन जब एस्टेब्लिश हुआ था जिसके चेयरमैन कौन थे, लॉर्ड मैकाले, तो ये रिकमेंड किया था किसके थ्रू, पीनल कोड और क्रिमिनल कोड प्रोसीजर कोड के थ्रू। तो ये कौन से एक्ट के थ्रू फर्स्ट लॉ कमीशन सेटअप किया था ये बताना आपको। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, चार्टर एक्ट ऑफ 1833, या फिर लॉ कमीशन एक्ट ऑफ 1967, या फिर एक्ट ऑफ 1919। आपको बताना कौन सा करेक्ट है। इसका करेक्ट आंसर है बी, जो 1833 का चार्टर एक्ट आया था, हमने पढ़ा भी था, ये स्पेशल एक्ट जो हमने पढ़े थे उसके थ्रू ही फर्स्ट लॉ कमीशन बनाया था। और लॉ कमीशन हर 3 साल में बनाया जाता है, अब भी हमारे इंडिया में हर 3 साल में सेटअप किया जाता है। और ये एग्जीक्यूटिव बॉडी है, मतलब ये किसी ना तो एक्ट में दिया हुआ है इसके बारे में और ना ही किसी कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविजन है, किसी प्रोविजन में नहीं है। तो ये एग्जीक्यूटिव बॉडी है, यानी कि जो कैबिनेट होता है जी, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वही बस पास कर देते हैं रेजोल्यूशन, और लॉ कमीशन सेटअप कर दिया जाता है हर 3 साल में, और उसका एक चेयरमैन बना दिया जाता है। ये लॉ के रिगार्डिंग कुछ रिकमेंडेशन देता है, सिफारिश देता है गवर्नमेंट को। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट तो कुछ है ही नहीं जी, बस इतना ही था आज के लेक्चर में।